जरूर। एपिसोड 30 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है, तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 30 भाग 1। आयाम से बाहर के खाली आंखों वाले हमलावर को हराने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्होंने भविष्य को एक भयानक खतरे से बचाया था और उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें कुछ शांति मिलेगी। लेकिन ब्रह्मांड में शांति अक्सर क्षणिक होती है। आयाम अध्ययन केंद्र में भविष्य का दर्पण अब शांत था। उस भयानक भविष्य की कोई और झलक नहीं दिखा रहा था, लेकिन उस अनुभव ने उन तीनों को हिलाकर रख दिया था। उन्हें पता था कि ब्रह्मांड में ऐसे खतरे मौजूद हैं जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें उस आयाम के बारे में और जानना होगा जहाँ से वो प्राणी आया था, रुद्र ने कहा, भविष्य के दर्पण को ध्यान से देखते हुए। अगर वहाँ एक है तो और भी हो सकते हैं। एलिजा को इसके बारे में कुछ पता है? रिया ने पूछा। रुद्र ने एलिजा को मानसिक रूप से संदेश भेजा, उस खाली आंखों वाले प्राणी और उसके आयाम के बारे में पूछा। कुछ देर की चुप्पी के बाद एलिजा का जवाब आया। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। मुझे नहीं पता कि वो किस विशिष्ट आयाम से आया था, एलिजा ने कहा, लेकिन उसकी ऊर्जा, वो शून्य आयाम की तरह लग रही थी, लेकिन और भी ज्यादा खाली और खतरनाक। शून्य आयाम? रुद्र को उस भयानक जगह का अनुभव याद आया जहां अस्तित्व का अभाव था। अगर उस आयाम से और भी प्राणी आ सकते थे तो ब्रह्मांड खतरे में था। हमें तैयार रहना होगा, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमेंटिक शक्ति को केंद्रित करते हुए। अगर वे फिर से हमला करते हैं तो हम उन्हें रोकने के लिए तैयार रहेंगे। उसी रात जब शहर सो रहा था, रुद्र को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यह उस खाली आंखों वाले हमलावर की ठंडी उपस्थिति से अलग थी। यह एक अलग तरह की बेचैनी थी, जैसे कुछ महत्वपूर्ण होने वाला हो। वो चुपचाप बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। तारे हमेशा की तरह चमक रहे थे, लेकिन रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कुछ बदल गया है। तभी उसने उसे देखा। आकाश में तारों के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु दिखाई दिया। ये धीरे धीरे बड़ा होता गया और रुद्र को एहसास हुआ कि ये कोई तारा नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उनके आयाम में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वो वस्तु करीब आई, रुद्र उसे पहचान गया। यह एक अंतरिक्ष यान था, लेकिन ऐसा नहीं जैसा उसने पहले कभी देखा था। यह चिकना और काला था, अजीबोगरीब रोशनी से जगमगा रहा था और इसमें एक अप्राकृतिक आभा थी। अंतरिक्ष यान शहर के ऊपर मंडराने लगा और रुद्र को एक अजीब सी मानसिक आवाज सुनाई दी, एक अजनबी की आवाज जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। हम आ गए हैं, आवाज ने कहा, और हम यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए हैं। रुद्र की आंखें डर से फैल गईं। ये क्या हो रहा था? क्या ये उस आयाम से और आक्रमण था, या कोई नया खतरा उनके ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहा था? उसे रिया और विक्रम को जगाना होगा। उन्हें इसका पता लगाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, अंतरिक्ष यान से एक तेज रोशनी निकली और रुद्र बेहोश हो गया। जब वो जागा तो वो एक अजीब जगह पर था। वो एक ठंडे धातु के कमरे में लेटा हुआ था और उसके ऊपर अजीबोगरीब रोशनी चमक रही थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और वो हिल नहीं पा रहा था। कमरे के कोने में उसने उन्हें देखा। वे प्राणी थे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे उसने पहले कभी देखे थे। उनके पास चिकनी भूरी त्वचा थी, बड़ी काली आंखें थी और उनके शरीर लंबे और पतले थे। वे शांत और बुद्धिमान लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी। तुम कहाँ हो? रुद्र ने पूछा। उसकी आवाज कमजोर थी। एक प्राणी उसकी ओर मुड़ा। उसकी बड़ी काली आंखें उसे ध्यान से देख रही थीं। तुम अब हमारे साथ हो, प्राणी ने मानसिक रूप से कहा, और तुम हमारी योजना का हिस्सा बनोगे। रुद्र को डर का एक ठंडा एहसास हुआ। ये प्राणी कौन थे? वे क्या चाहते थे? और उनकी योजना में उसकी क्या भूमिका थी? जरूर। एपिसोड 30 भाग 2। रुद्र बंधा हुआ और असहाय लेटा रहा। उन अजीबोगरीब प्राणियों को देखता रहा जो उसे घेरे हुए थे। उनकी बड़ी काली आंखें भावशून्य थीं, जैसे वे किसी गहरी सोच में डूबे हों। तुम कौन हो? रुद्र ने फिर पूछा, अपनी बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हुए। तुम क्या चाहते हो? एक और प्राणी आगे आया। उसकी लंबी पतली उंगलियां चमकते हुए पैनल पर घूम रही थीं, जो दीवार पर लगा था। हम संग्राहक हैं, प्राणी ने मानसिक रूप से उत्तर दिया। उसकी आवाज शांत और सपाट थी। हम यहाँ सब कुछ इकट्ठा करने के लिए आए हैं। इकट्ठा करना? रुद्र ने भौहें चढ़ाई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ज्ञान, संग्राहक ने कहा।
संस्कृति, संसाधन, सब कुछ जो तुम्हारे आयाम को अद्वितीय बनाता है। रुद्र को डर का एक ठंडा एहसास हुआ। क्या ये प्राणी उनके ग्रह को लूटने आए थे? तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुद्र ने कहा। हम तुम्हें रोकेंगे। संग्राहक ने उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी काली आंखों में थोड़ी सी जिज्ञासा दिखाई दी। तुम हमें कैसे रोकोगे? तुम्हारी प्रजाति कमजोर है, विभाजित है। तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी दरवाजा खुला और एक और संग्राहक अंदर आया। उसके हाथों में एक छोटा सा चमकता हुआ उपकरण था। नेता, नए संग्राहक ने मानसिक रूप से कहा। हमने उसे ढूंढ लिया है। उत्कृष्ट, नेता संग्राहक ने उत्तर दिया, रुद्र पर अपनी ध्यान केंद्रित करते हुए। उसे लाओ। नया संग्राहक रुद्र के पास आया और उस उपकरण को उसके माथे पर रखा। रुद्र को एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई उसके दिमाग में घुस रहा हो। उसकी यादें, उसके विचार, सब कुछ उजागर हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? रुद्र ने चिल्लाकर कहा। अपने दिमाग को बंद करने की कोशिश कर रहा था। हम तुम्हारे बारे में जान रहे हैं, नेता संग्राहक ने कहा। तुम्हारी क्षमताएं, वे दिलचस्प हैं। दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया और रुद्र बेहोश होने लगा। जब उसकी चेतना धुंधली हुई तो उसने नेता संग्राहक को कहते सुना, उसे संग्रह में जोड़ो, वो उपयोगी होगा। जब रुद्र जागा तो वो अभी भी बंधा हुआ था, लेकिन अब वो एक अलग कमरे में था। ये कमरा पहले वाले से भी ज्यादा ठंडा और धातुमय था और दीवारों पर अजीबोगरीब उपकरण लगे हुए थे जो नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। कमरे के केंद्र में उसने रिया और विक्रम को देखा। वे भी बंधे हुए थे, लेकिन वे होश में थे और एक दूसरे को चिंता से देख रहे थे। रुद्र, रिया ने कहा। उसकी आवाज दबी हुई थी। तुम ठीक हो? हाँ, रुद्र ने कहा। तुम लोग? हम ठीक हैं, विक्रम ने उत्तर दिया। लेकिन ये कौन है? वे क्या चाहते हैं? वे संग्राहक कहलाते हैं, रुद्र ने कहा, और वे सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं जो हमारे आयाम को अद्वितीय बनाता है। रिया और विक्रम की आंखें डर से फैल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे। एक ऐसा दुश्मन जो उनकी दुनिया को छीनने की क्षमता रखता था। हमें यहाँ से निकलना होगा, रिया ने कहा, अपनी बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हुए। यह आसान नहीं होगा, विक्रम ने कहा। ये प्राणी बहुत उन्नत हैं। तभी नेता संग्राहक कमरे में प्रवेश किया। उसके पीछे 2 और संग्राहक थे। अच्छा, नेता संग्राहक ने कहा उन तीनों को देखते हुए। तुम जाग गए हो, अब संग्रह शुरू हो सकता है। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि वे खतरे में हैं। उन्हें एक साथ मिलकर इस कैद से बचना होगा और इन संग्राहकों को अपनी दुनिया को लूटने से रोकना होगा। लेकिन वे कैसे बचेंगे जब उनके दुश्मन इतने शक्तिशाली और अज्ञात थे? जरूर। एपिसोड 30 भाग 3। नेता संग्राहक के कमरे में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उन्हें मिलकर काम करना होगा अगर उन्हें इस कैद से बचना है और अपनी दुनिया को बचाना है। तुम क्या करने वाले हो? रुद्र ने नेता संग्राहक से पूछा, अपनी आवाज में चुनौती भरकर। नेता संग्राहक ने एक छोटी सी मुस्कान दी जो उसकी भावशून्य आंखों में बिल्कुल भी नहीं झलक रही थी। हमारा संग्रह शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारे लिए मूल्यवान है। तुम हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान नहीं चुरा सकते, रिया ने गुस्से से कहा, अपनी बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हुए। उसकी छायाएं उसके चारों ओर फुफकार रही थी, कैद से मुक्त होने के लिए बेचैन। क्यों नहीं? नेता संग्राहक ने शांति से उत्तर दिया। तुम इसका उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम विभाजित हो, संघर्ष कर रहे हो। हम इसे लेंगे और इसे एक ऐसे तरीके से संरक्षित करेंगे जो तुम कभी नहीं कर सकते। संरक्षित? विक्रम ने उपहास किया। तुम इसे छीन रहे हो? नेता संग्राहक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक संग्राहक को इशारा किया, जिसने एक और चमकता हुआ उपकरण उठाया और रिया के पास गया। दूर रहो, रिया चिल्लाई, अपनी छायाओं को संग्राहक पर झोंक दिया। लेकिन प्राणी आसानी से छायाओं से बच गया, जैसे वे उसके लिए कोई खतरा न हो। उसने उपकरण को रिया के माथे पर रखा और वो दर्द से कराह उठी। रुद्र और विक्रम बेस्पोमोसनो देख रहे थे, अपनी बंधनों में जकड़े हुए। वे अपनी दोस्त को पीड़ा में देखकर गुस्से और निराशा से भर गए। जब संग्राहक ने उपकरण हटाया तो रिया सुस्त लग रही थी, उसकी आंखें खाली थीं। रिया, रुद्र चिल्लाया, तुम ठीक हो? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। नेता संग्राहक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसका ज्ञान अब हमारा है। हम उसकी अनूठी छाया क्षमताओं का अध्ययन कर सकते हैं। अगला संग्राहक विक्रम के पास गया और वही प्रक्रिया दोहराई गई। विक्रम ने विरोध करने की कोशिश की, अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन संग्राहक पर कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही वह भी सुस्त और प्रतिक्रियाहीन हो गया। अब रुद्र अकेला बचा था। नेता संग्राहक उसकी ओर मुड़ा, उसकी भावशून्य आंखें उसे ध्यान से देख रही थीं। अब तुम्हारी बारी है, नेता संग्राहक ने कहा। तुम्हारी पिशाच क्षमताएं, वे हमारे संग्रह के लिए विशेष रूप से मूल्यवान होंगी।
डर रुद्र के दिल में दौड़ गया, लेकिन उसने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश की। तुम मुझे कभी नहीं तोड़ पाओगे, उसने कहा। नेता संग्राहक हंसा, एक ठंडी और अप्रिय ध्वनि। हम देखेंगे। संग्राहक रुद्र के पास आए और उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, अपनी पिशाच शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन संग्राहकों के पास ऐसे उपकरण थे जो उसकी अलौकिक शक्तियों को भी दबा सकते थे। दर्द असहनीय था, जैसे कोई उसके दिमाग को खाली कर रहा हो, उसकी यादों, उसकी पहचान को छीन रहा हो। लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर के उस दृढ़ संकल्प को पकड़ा जो उसे हमेशा प्रेरित करता था। अपने दोस्तों की रक्षा करने की इच्छा, अपनी दुनिया की रक्षा करने की इच्छा। उसने अपनी भावनाओं को केंद्रित किया, उसका गुस्सा, उसका प्यार, उसका संकल्प, और उन्हें अपने दिमाग में जीवित रखा, उन्हें संग्राहकों को लेने नहीं दिया। दर्द बढ़ता गया और रुद्र को लगा जैसे वह टूट जाएगा। लेकिन फिर उसे एलिजा की आवाज सुनाई दी, उसके दिमाग में गूंजती हुई। रुद्र, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। क्या हो रहा है? एलिजा, वो अभी भी उनके साथ थी। उम्मीद की एक छोटी सी किरण रुद्र के दिल में जगी। एलिजा, रुद्र ने मानसिक रूप से जवाब दिया, अपनी पूरी ताकत से ध्यान केंद्रित करते हुए। हमें मदद की जरूरत है। हम कैद में हैं। संग्राहक। उससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, दर्द इतना तीव्र हो गया कि वो बेहोश हो गया। लेकिन उसने एलिजा को जानबूझकर अपनी भावनाओं की एक मजबूत छवि भेजी, उसकी कैद, उसके दोस्तों की पीड़ा, संग्राहकों का खतरा। क्या एलिजा को उसका संदेश मिलेगा? क्या वह उन्हें बचाने के लिए समय पर पहुंच पाएगी? जरूर। एपिसोड 30 भाग 4। रुद्र बेहोश हो गया, लेकिन उसकी भावनाओं की तीव्र छवि एलिजा के मन में गूंजती रही। उसने रुद्र और उसके दोस्तों की कैद, संग्राहकों के ठंडे और भावहीन चेहरे, और उनकी दुनिया पर मंडराते खतरे को महसूस किया। एलिजा को तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। संग्राहक एक शक्तिशाली और निर्दयी दुश्मन थे, और अगर वे सफल हुए तो वे न केवल रुद्र और उसके दोस्तों को छीन लेंगे, बल्कि उनकी पूरी दुनिया को भी लूट लेंगे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और एक शक्तिशाली मानसिक संदेश रुद्र, रिया और विक्रम तक पहुंचाया। उम्मीद है कि उनकी चेतना की छोटी सी चिंगारी अभी भी भीतर जल रही होगी। रुद्र, रिया, विक्रम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एलिजा की आवाज उनके दिमाग में गूंजी, एक परिचित और आशाजनक स्वर जो कैद के ठंडे और धातुमय माहौल को चीर रहा था। कुछ पलों की खामोशी रही, फिर धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आने लगी। एलिजा, रुद्र का कमजोर मानसिक स्वर सुनाई दिया। तुम यहाँ हो? हाँ, रुद्र, एलिजा ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में राहत थी। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। तुम कहाँ हो? हम एक जहाज पर हैं। रिया का स्वर आया, कमजोर लेकिन स्थिर। उन्होंने हमें पकड़ लिया है। संग्राहक, विक्रम ने कहा, उसकी आवाज में गुस्सा था। वे हमारी दुनिया को चुराना चाहते हैं। मैंने उनकी मंशा महसूस कर ली है, एलिजा ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढूंगी। बस तब तक हिम्मत रखो। एलिजा ने तुरंत आयाम अध्ययन केंद्र में अपने उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया। संग्राहकों के जहाज के स्थान और उसकी सुरक्षा प्रणालियों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। यह आसान नहीं था। संग्राहकों की तकनीक उन्नत थी और उनके आयाम से बाहर की थी। लेकिन एलिजा हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी सारी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग किया। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान के रहस्यों को मिलाकर संग्राहकों के जहाज में एक कमजोर कड़ी खोजने की उम्मीद में। इस बीच रुद्र, रिया और विक्रम ने अपनी कैद से बचने की योजना बनाना शुरू कर दिया। वे कमजोर थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो संग्राहक कभी नहीं छीन सकते थे, उनकी दोस्ती और उनकी लड़ने की इच्छा। हमें मिलकर काम करना होगा, रुद्र ने कहा, अपनी बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हुए। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन हम कैसे बचेंगे? रिया ने पूछा। उनके पास उन्नत तकनीक है। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा, विक्रम ने कहा। भले ही वे हमें दबा रहे हों, हमारी क्षमताएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। उन्होंने अपनी बची हुई शक्ति को केंद्रित करना शुरू कर दिया। अपनी अलौकिक क्षमताओं की छोटी सी चिंगारी को फिर से जगाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने अपनी पिशाच ताकत और गति पर ध्यान केंद्रित किया। रिया ने अपनी छायाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह को महसूस करने की कोशिश की। यह एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनकी दुनिया का भविष्य उन पर निर्भर करता है। तभी जहाज में एक अचानक झटका लगा और लाल रोशनी चमकने लगी, अलार्म बजने लगे और संग्राहक घबराकर इधर उधर भागने लगे। क्या हो रहा है? रुद्र ने पूछा। एलिजा का मानसिक स्वर उनके दिमाग में गूंजा। उसकी आवाज में उत्साह था। मैं पहुंच गई हूँ, बस थोड़ा और इंतजार करो। उम्मीद की एक नई लहर रुद्र, रिया और विक्रम के दिलों में दौड़ गई। एलिजा आ रही थी और साथ में वे इन संग्राहकों को हरा सकते थे और अपनी दुनिया को बचा सकते थे।
जरूर। एपिसोड 30 भाग 5। जहाज में मची भगदड़ और चमकती लाल रोशनी के बीच रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। एलिजा आ रही थी और उन्हें बस थोड़ा और इंतजार करना था। उन्होंने अपनी बची हुई शक्ति को और भी ज्यादा केंद्रित किया, आजादी की उम्मीद से प्रेरित होकर। तैयार रहो, रुद्र ने फुसफुसाया, अपनी बंधनों को कसकर पकड़ते हुए अपनी पिशाच ताकत को इकट्ठा कर रहा था। हम तुम्हारे साथ हैं, रिया ने उत्तर दिया। उसकी छायाएं उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगी, जैसे पिंजरे से निकलने के लिए बेचैन हो। संग्रह का अंत यही होगा, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसकी निक्रोमैंटिक ऊर्जा उसके भीतर धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। तभी कैद का दरवाजा जोर से खुला और एलिजा अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें तेज थीं और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का आभा मंडल था। उसके पीछे आयाम अध्ययन केंद्र के कुछ सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे, उन्नत उपकरणों और हथियारों से लैस। रुद्र, रिया, विक्रम, एलिजा ने कहा, उनकी ओर दौड़ते हुए। उसने पलक झपकते ही उनकी बंधनों को मानसिक ऊर्जा से तोड़ दिया। एलिजा, रुद्र ने कहा, आजाद होकर राहत की सांस लेते हुए। धन्यवाद, रिया और विक्रम ने एक साथ कहा, अपनी जकड़ी हुई मांसपेशियों को फैलाते हुए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एलिजा ने कहा। हमें इस जहाज को रोकना होगा। संग्राहक उन पर झपटे, लेकिन एलिजा और उसके सहयोगी उनके लिए तैयार थे। मानसिक ऊर्जा के विस्फोट, छाया के वार और नेक्रोमेंटिक ऊर्जा के शक्तिशाली झोंकों ने संग्राहकों को पीछे धकेल दिया। रुद्र, रिया और विक्रम ने भी लड़ाई में शामिल हो गए, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए जो उन्होंने इकट्ठा की थी। रुद्र बिजली की गति से आगे बढ़ा, संग्राहकों को गिराता हुआ। रिया की छायाएं उन्हें जकड़ लेती थी और उन्हें असहाय बना देती थी, और विक्रम की नेक्रोमेंटिक ऊर्जा संग्राहकों के उपकरणों को बाधित कर रही थी। जहाज में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। संग्राहकों की उन्नत तकनीक रुद्र और उसके दोस्तों की अलौकिक शक्तियों और एलिजा की मानसिक शक्ति के खिलाफ खड़ी थी। नेता संग्राहक ने देखा कि उसकी योजना विफल हो रही है और उसकी भावशून्य आंखों में पहली बार क्रोध का भाव दिखाई दिया। तुम हमें नहीं रोक सकते, वह चिल्लाया, एक शक्तिशाली ऊर्जा उपकरण उठाते हुए। हम सब कुछ इकट्ठा करेंगे। लेकिन रुद्र तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले कि नेता संग्राहक हथियार चला पाता, उसने अपनी तलवार से उपकरण को नष्ट कर दिया। नेता संग्राहक चौंक गया और रुद्र ने उस पर अपनी सारी पिशाच ताकत से हमला किया, उसे बेहोश कर दिया। नेता के हारने के साथ ही बाकी संग्राहकों का प्रतिरोध टूट गया। एलिजा और उसके सहयोगियों ने उन्हें जल्दी से वश में कर लिया। जहाज सुरक्षित था, खतरा टल गया था। रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा, थके हुए लेकिन विजयी। उन्होंने एक और खतरा झेला था और एक बार फिर उन्होंने एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की रक्षा की थी। धन्यवाद एलिजा, रुद्र ने कहा। तुमने हमें बचाया। तुमने खुद को बचाया मेरे दोस्त, एलिजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और साथ में हमने अपनी दुनिया को बचाया। लेकिन वे जानते थे कि ये अंत नहीं था। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय था और हमेशा नए खतरे सामने आते रहेंगे। लेकिन अब वे उनका सामना करने के लिए तैयार थे, एक टीम के रूप में, ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में। और वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो।